Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is states under international law. जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉ के जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ इंटरनेशनल लॉ जिस पे लाइबिलिटीज़ आयत करता है, जिस पे ड्यूटीज़ लगाता है एंड से साथ साथ उसको जो है राइट्स देता है, वो स्टेट्स हैं। ठीक है, तो स्टेट्स आर द प्राइमरी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और स्टेट्स जो हैं, अगर हम इंटरनेशनल लॉ की स्टडी करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट ही का रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ जो है रेगुलेट करते हैं। तो इस वजह से स्टेट जो है इंटरनेशनल लॉ में स्टेट का कॉन्सेप्ट कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंतहाई ज़रूरी है और इसके लिए जो है हम अभी इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे कि स्टेट जो हैं वो किसे कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। चूँकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, आप लोगों को ख़ुद भी पता है, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि स्टेट क्या होता है, उसकी काइंड्स क्या होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा सा अलग होता है। तो इस वजह से जो आज हम हैं वो स्टेट का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे और आगे हम स्टेट की काइंड्स भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट कैसे होता है या न्यू गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन कैसे की जाती है, स्टेट्स के क्या क्या राइट्स हैं इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन से करते हैं। ठीक है, स्टेट्स आर प्राइमरी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट्स हैं वो प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट ही पे सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ जो है स्टेट के दरमियान रेगुलेशंस कंट्रोल करता है। स्टेट ही जो है ट्रीटीज़ जो है स्टेट ही ट्रीटीज़ में एंटर होता है। इंटरनेशनल लॉ जो कस्टमरी डिवेलप हुआ है वो स्टेट्स के दरमियान डिवेलप हुआ है और साथ साथ ही जो डिप्लोमेटिक एजेंट बेचता है वो स्टेट बेचता है। स्टेट ही जो है दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करता है। तो इस वजह से स्टेट जो हैं इंटरनेशनल लॉ के क्या हैं, प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, स्टेट पोजेस द टोटलिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में जितनी भी राइट्स और ड्यूटीज हैं वो स्टेट्स के ऊपर जो है बाइंडिंग की गई हैं, स्टेट के ऊपर आयद की गई हैं और स्टेट जो है इंटरनेशनल लॉ में वो राइट्स भी उसके हैं और साथ साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म स्टेट सिंस इट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जिस तरह हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो है सब्जेक्ट जो स्टेट है वो पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है और चूँकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशल साइंसेज है तो सोशल साइंसेज में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिनेशन दी होती हैं। तो इस वजह से स्टेट की जो है एक्यूरेट डिफिनेशन जो है वो देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब हम इसमें जो है इंटरनेशनल लॉ के प्रोस्पेक्ट में कि मोस्ट एक्यूरेट और या ज़्यादा मुनासिब सूटेबल जो डेफिनेशन होगा उसको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इट मे मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स इन इंटरनेशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट हो सकता है इससे जो हम इंटरनेशनल लॉ में लेते हैं। जिस तरह पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो है स्टेट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू जो है इंटरनेशनल लॉ। तो इस वजह से जो है हम अभी इंटरनेशनल लॉ के प्रोस्पेक्ट में समझेंगे कि स्टेट किससे कहते हैं। ठीक है, in international law state definition is relevant because communities which are not states are excluded from having capabilities under international law. ठीक है, ये डॉर्स लेकर है लेकिन ये द कम्युनिटीज। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की डिफिनेशन क्यों ज़रूरी है या स्टेट का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है। स्टेट का कॉन्सेप्ट इस वजह से ज़रूरी है कि अगर कोई जो टेरिटरी है या कोई एरिया जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल लॉ में जो है वो कैपेबिलिटीज़, उसके राइट्स नहीं हो सकते, उसकी ड्यूटीज़ नहीं हो सकती और उसको इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट से जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है इंटरनेशनल लॉ के प्रोस्पेक्ट में जो है स्टेट को समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। अब हम इंटरनेशनल लॉ के बेस पे जो है स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में जो है स्टेट की डेफिनेशन कैसी की गई है और स्टेट से क्या मुराद होता है। फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल लॉ स्टेट में बी डिफाइन इज अ सोसाइटी ऑफ मैन ऑक्युपाइंग अ टेरिटरी। जिस तरह पॉलिटिकल साइंस वाले कहते हैं कि स्टेट के एलिमेंट में मोंटेविडियो कन्वेंशन जो है वो ये नहीं बताता, जो स्टेट के हवाले से है वो ये स्टेट की डेफिनेशन नहीं बताता
कि स्टेट क्या है, लेकिन वो ये बताता है कि स्टेट की एलिमेंट क्या क्या होंगे। तो उसके मुताबिक जो है स्टेट क्या होगा, इज ए सोसाइटी ऑफ मैन ऑक्युपाइंग अ टेरिटरी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मैन है, यानी ये पॉपुलेशन होगी, और पॉपुलेशन कहाँ होगी, टेरिटरी के ऊपर होगी, एक ज़मीन का खित्ता होगा, टुकड़ा होगा, उसके ऊपर जो है वो लोग रह रहे होंगे, तो स्टेट। द मेंबर्स ऑफ विच आर बाउंड टुगेदर बाय द टाई ऑफ कॉमन सब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट। ये क्या होंगे, ये गवर्नमेंट के सब्जेक्ट होंगे, और गवर्नमेंट के जो लॉज हैं या जो स्टेट के कवानीन हैं या गवर्नमेंट के जो कमांड्स हैं उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और इसी तरह आप लोगों को जो है ना गवर्नमेंट्स के एलिमेंट्स भी पता है कि वहाँ पे जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होता है। तो इसी तरह स्टेट में जो है ये चीज़ें काम करेंगी, और लोग क्या होंगे, मिसाल के तौर पर आप एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर के कमांड मानने के क्या होंगे, उसके पाबंद होंगे। एंड विच हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर एंटिटीज। अब इंटरनेशनल लॉ के लिए स्टेट की जो डेफिनेशन दी गई है, तो कहते हैं कि स्टेट वो टेरिटरी होगी, वो एरिया होगा कि इससे क्या होगा कि वो खुद ही जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या करे, रेगुलेट कर सके, और वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरनेशनल रिलेशन चला सके। तो वो जो है स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कि इंटरनेशनल लॉ के लिए जो है इसमें एक चीज़ ऐड की गई है, विच हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर एंटिटीज। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट वो एरिया होगा, वो टेरिटरी होगी जिस पे पॉपुलेशन भी रह रही हो, वहाँ गवर्नमेंट भी हो, लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो चला सकती हो, अपना जो है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज कर सकती हो। ठीक है, एनी entity which possess, ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है, possess even the smallest measures of these essential elements may be termed a state। एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी जो है उसके पास इवन कम मतलब है टेरिटरी उसकी कम है या पॉपुलेशन कम है, जिस तरह न्यूजीलैंड की आबादी जो है तकरीबन 47 लाख है, या एरिया उसका कम है, कुछ स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम एरिया पे होते हैं, या मतलब है उन एलिमेंट्स उसके पास या गवर्नमेंट जो है उधर पे वीक है, लेकिन इवन ये चीज़ें वो पोजेस कर रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ में उसे क्या कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है, और इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम उसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के हवाले से हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ जो है स्टेट की जो है ये रिक्वायरमेंट्स बताता है, ये एलिमेंट्स बताता है, ये क्वालिफिकेशन, अगर कोई जो है स्टेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेट है या नहीं है, तो उसकी ये क्वालिफिकेशन बताता है। एक नंबर 1 है पॉपुलेशन, ये भी आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स है तो आपको पता है। दूसरा है टेरिटरी, तीसरा है गवर्नमेंट, और चौथा है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि अगर कोई एंटिटी जो है वो टेरिटरी है, मिसाल के तौर पर KPK टेरिटरी भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एंटर नहीं हो सकता, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, इस वजह से जो है हम इसे स्टेट नहीं कह सकते इंटरनेशनल लॉ में। और इस जो फोर्थ एलिमेंट है, इसकी वजह से जो है स्टेट को इंटरनेशनल लॉ में क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है, और उनमें फ़र्क किया गया है। अब हम सबसे पहले आते हैं पॉपुलेशन पे। ठीक है, बाय द टर्म पॉपुलेशन इज मीन पीपल, अ पीपल इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, पॉपुलेशन से हमारा मुराद वहाँ के लोग होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी स्टेट के पॉपुलेशन को लेते हैं तो उसमें हमें पता है कि 3 किस्म के लोग होते हैं। उसमें जो है एक तो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स को जो है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो है दोनों मिले होते हैं, यानी वो स्टेट में वोट भी डाल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, जहाँ भी चाहे वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं वहाँ के सिटीजन्स, सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह हमारे फाटा के लोग थे कि वो सब्जेक्ट थे, उनको बाज़ राइट्स तो दिए गए हैं लेकिन बाज़ राइट्स नहीं देते, अभी उनको भी जो है ना फुल सिटीज़न का स्टेटस दिया गया है। और तीसरे वो जो होते हैं वो एलियंस होते हैं जो बैरूनी मुल्क से आए होते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के जो लोग हैं, या मिसाल के तौर पर अगर कोई मलेशिया से आया, या अमेरिका से पाकिस्तान में आया है, या चाइना से आया है, तो वो पाकिस्तानी टेरिटरी पे जो है वो क्या है, एलियन है, और वो थर्ड उसकी पॉपुलेशन में आता है। हु लिव टुगेदर एज अ कम्युनिटी दो दे मे बिलोंग टू डिफरेंट रेसेस। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी मतलब एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं,
चाहे पंजाबी हो, बलूची हो या पठान हो या सिंधी हो, हमारे कल्चर्स मुख्तलिफ हैं, हमारे लैंग्वेजेस मुख्तलिफ हैं, हमारे कलर्स मुख्तलिफ हैं, हम डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस है हमारे, लेकिन चूंकि हम एज एक कम्युनिटी रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल पे एक है, एक ही आर्मी हमने मेंटेन की हुई है और बाउंड्रीज जो हैं हमारी एक हैं, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल लॉ में जो है स्टेटहुड के लिए ज़रूरी है. अवेयर पीपल हैव नॉट सेटल डाउन, दैट इज़ वेयर देयर एग्जिस्ट अब हैजर्ड. ठीक है, जहाँ पे जो लोग हैं उस एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल दैट वुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ स्टेट, अ वंडरिंग पीपल इज़ नॉट अ स्टेट. ठीक है, अगर लोग एक जगह से जो है परमानेंटली कहाँ सेटल नहीं होते और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नोमैड्स जिस तरह होते हैं, तो उनको जो है हम स्टेट नहीं कह सकते. स्टेट के लिए ज़रूरी है कि उस टेरिटरी पे जो है, उस इलाके पे जो है पॉपुलेशन जो रह रही है वो मुस्तकिल तौर पे रह रही हो और वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्तकिल हो. अगर वहाँ के लोग आज एक जगह आए हुए हैं लेकिन कल दूसरी जगह होते हैं, तो उसको जो है इंटरनेशनल लॉ में स्टेट जो है कंसीडर नहीं किया जाता. पॉपुलेशन मस्ट फ्रॉम इट सेल्फ इन टू एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, और वो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी की तरह रह रहे हो, एक गवर्नमेंट के अंडर हो, मतलब है उनका पुलिस सिस्टम हो, आर्मी हो, और ये सारी लॉ एंड ऑर्डर, मतलब है सारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे. ठीक है, दूसरी नंबर पे जो है इंटरनेशनल लॉ में वो टेरिटरी है. स्टेट की एलिमेंट्स में जो दिया गया मोंटेविडो कन्वेंशन में, तो वो क्या है, टेरिटरी है. ठीक है, अ स्टेट मस्ट हैव अ टेरिटरी. स्टेट के पास टेरिटरी जो है लाजमी होनी चाहिए. अगर पॉपुलेशन है लेकिन वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ पे वो मुस्तकिल तौर पे रह रहे हो, तो उसे हम जो है स्टेट नहीं कह सकते. इट इज़ इमटेरियल वेदर द टेरिटरी वी आर वेयर आर द पीपल हैव सेटल्ड, इट इज़ लार्जर और स्मॉल. ठीक है, ये इमटेरियल है, ये मैटर नहीं करता कि जहाँ लोग जो हैं सेटल हुई हैं, जिस टेरिटरी पे लोग आए हैं, वो स्मॉल है या लार्ज एरिया है, वो ज़मीन जो है ज़्यादा एरियाज पे मुश्तमिल है या कम एरिया पे मुश्तमिल है. ये मैटर नहीं करता कि स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब रशिया की तरह बहुत बड़ा है, या मतलब बास स्टेट्स की तरह जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, जिस तरह कतर वगैरह हो गए. ये मैटर नहीं करता. ठीक है, कि वो उसका एरिया जो है स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है. देयर इज़ नो लिमिट टू द साइज ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन. ठीक है, कोई भी जो है स्टेट की जो साइज़ है उसके ऊपर जो है वो लिमिटेशन नहीं है. पॉपुलेशन के ऊपर भी जो है लिमिटेशन नहीं है, टेरिटरी के ऊपर भी जो है लिमिटेशन नहीं है. देयर आर मैनी स्टेट्स विच एक्सेप्शनली स्मॉल पॉपुलेशन एंड सेम टाइम कॉल्ड माइक्रो स्टेट्स. ठीक है, ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको इंटरनेशनल लॉ में जो है माइक्रो स्टेट्स कहा जाता है. ठीक है, स्टेट मस्ट हैव डेफिनेट टेरिटरी. ठीक है, स्टेट की जो है टेरिटरी डेफिनेट होनी चाहिए, उसकी बाउंड्रीज भी जो है डेफिनेट होनी चाहिए. वो पहले से मतलब है उसकी बाउंड्री मुख्तस हो कि कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्री लगती है. लेकिन एक बात याद रखें कि इंटरनेशनल लॉ में जो है ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट की बाउंड्री जो है फ़िक्स हो. और उसकी एग्जांपल, एक एक्सेप्शन जैसे हम ले सकते हैं, वो इसराइल है, कि इसराइल जो है पहले बहुत ज़्यादा छोटा स्टेट था और अपने एरिया को अब अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है, और उसकी जो है कोई फ़िक्स बाउंड्रीज नहीं है. तो इंटरनेशनल लॉ में जो है ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट की क्या हो, बाउंड्रीज फिक्स हो, लेकिन एक वो दिया गया है कि होनी चाहिए कि उसकी बाउंड्री क्या हो, डेफिनेट हो, कि उसके अंदर टेरिटरी कितनी आती है. ठीक है, अंडर इंटरनेशनल लॉ अ स्टेट मस्ट पोजेस एंड हैव कंट्रोल ओवर टेरिटरी. ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की में जो है स्टेट के लिए, एलिमेंट ऑफ स्टेट में चूंकि टेरिटरी शामिल है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो है स्टेट का क्या हो, उसको पोजेस भी करे और उसके ऊपर जो है कंट्रोल भी हो उसका, वो उसके ऊपर उसकी जो सॉवरेंटी कायम हो, लॉ और रिट ऑफ द स्टेट वहाँ पे कायम हो. तो ये इंटरनेशनल लॉ में जो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ऑल स्टेट्स आर इक्वल. ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में जो है स्टेट्स इक्वल हैं विद इर्रिस्पेक्टिव कि उनका एरिया ज़्यादा है या कम है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है. ये चीज़ें जो है इंटरनेशनल लॉ में मैटर नहीं करती. मिसाल के तौर पर अगर इंटरनेशनल लॉ पे कई वोटिंग होती है यूएन जनरल असम्बली में, तो चाहे वो कतर है या पाकिस्तान है या यूएसएसआर है, वो अपने उसके मुताबिक एक एक वोट डाल सकते हैं.
इसको नहीं देखा जाएगा कि जी स्टेट की बाउंड्री जो है वो चूँकि बहुत बड़ा स्टेट एरिया के लिहाज से तो इसको 2 वोट डालने दिए जाएं, ऐसा नहीं होगा इंटरनेशनल लॉ में, और उनकी बाउंड्रीज जो हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। No matter how unequal they are in population and area, it is claimed that small states are good for efficient administration, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में ये क्लेम किया जाता है, और ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको भी पता होगा कि स्टेट्स जो हैं वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि स्टेट्स छोटे हों, ठीक है। अमंग द पीपल सेंस ऑफ यूनिटी एंड लव फॉर द स्टेट, ठीक है। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है तो वहाँ पे लोग अपने स्टेट से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो अपने एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छी तरह ताल्लुकात रख सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है। तो इस वजह से कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ की पर्पस के लिए कि स्टेट अगर छोटा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। However, the truth is that small state is at a disadvantage in its relation with large ones, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें रियलिटी पे जाएं तो लार्ज स्टेट्स जो होती हैं उसको एडवांटेज हासिल होता है स्मॉल स्टेट्स को, और स्मॉल स्टेट जो है वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे होती है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसके पास लोग ज़्यादा होते हैं, उसके पास मतलब है बहुत ज़्यादा तादाद में वसाइल हो सकते हैं, पॉपुलेशन भी जो है एक मतलब है उसके पास वर्कर ज़्यादा होते हैं काम करने के लिए। तो इस वजह से स्टेट्स जो हैं वो फिर स्ट्रॉन्गर मानी जाती है। स्मॉल स्टेट्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन और अदर लार्ज एंड पावरफुल स्टेट। जो छोटी रियासतें होती हैं वो जो है लार्ज स्टेट के जो होते हैं उनके अंडर होती हैं, उनकी सुपरविजन या पावर के अंदर आ जाती हैं, और उसको डिसएडवांटेज उनके लिए जो है उसको पता करना जो है आसान होता है। तो इस वजह से जो है उसे लोग कनकर कर लेते हैं और स्मॉल स्टेट्स पे कब्जा कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में जो है अगर स्टेट लार्ज है तो उसको एडवांटेज हासिल होता है। इट इज सेड इन फेवर ऑफ लार्ज स्टेट्स दैट दे आर स्ट्रॉन्ग इन डिफेंस एंड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दे आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। अब अगर आप देखें तो इसराइल जो है एक स्मॉल स्टेट है, तो वहाँ पे जो है मिलिट्री में वो है कंपलसरी है, चाहे वो मेल या फीमेल हो वो मिलिट्री में ज़रूर सर्विस देंगे, कंपलसरी सर्विस देंगे 3 4 या 5 साल, फिर उसके बाद वो रिटायर हो सकते हैं और किसी और जॉब में डॉक्टर इंजीनियर वकील बन सकते हैं, लेकिन मिलिट्री सर्विस ज़रूरी है। इसी तरह अगर बड़े स्टेट्स होते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं होती, उनके पास मिलिट्री पावर्स भी ज़्यादा होती है, डिफेंस में वो ज़्यादा लोग जो हैं वो भर्ती कर सकते हैं। लेकिन आजकल चूँकि इंटरनेशनल लॉ में जो है एटॉमिक कंट्रीज़ आ गई हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बन गए हैं, जिससे जो है छोटा स्टेट भी जो है स्मॉल स्टेट को लार्ज स्टेट को जो है चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। इस वजह से जो है इंटरनेशनल लॉ की अगर इस रिक्वायरमेंट को अभी हम देखें तो ये सही नहीं है, और आजकल जो स्टेट इकोनॉमिकली जितना स्ट्रांग होगा, जितना खुशहाल होगा, तो इसी तरह दुनिया पे हुकूमत कर सकता है, ठीक है। स्टेट्स लाइक रशिया, कैनेडा, यूएसए, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड सम अदर्स आर लार्ज साइज states, whereas Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Switzerland, Togo, Burundi and other states are small territories, ठीक है। अगर हम रशिया की बात करें, कनाडा की बात करें, यूएसए की बात करें, इंडिया और ब्राज़ील, ये सारे स्टेट्स क्या हैं, ये टेरिटरी के लिहाज से बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, और नेपाल, भूटान, श्रीलंका जो हैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रियासतें हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में जो है चाहे इंडिया है या श्रीलंका है, उनको एक जैसा वोटिंग का राइट दिया गया है, और वो जो है उसी तरह उनके जो राइट्स हैं वो सेम है, ठीक है। द होल टेरिटरी ऑफ द स्टेट इज अंडर द सोवरेंटी ऑफ सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट की जो सारी टेरिटरी होती है वो सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट की क्या होती है, अंडर होती है। ऑल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड प्लेसेस लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटरी आर अंडर द सोवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी इदारे होते हैं स्टेट में, जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितनी तंजीमें होती हैं, जितने इदारे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेट की सोवरेंटी के अंदर होते हैं। चाहे मतलब है हमारे मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टियां हों या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब है जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं, तो जब स्टेट उसको क्या करते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं कि इसको क्लोज़ किया जाए बीमारी की वजह से, तो वो स्टेट जो है अपने टेरिटरी में क्या होता है, स्टेट सॉवरन होता है। और इवन अगर बैरूनी मुल्क का मतलब इंडिया का कोई सिटीज़न आके पाकिस्तान में कोई क्राइम कमिट करता है तो हम उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी टेरिटरी पे क्या है, सॉवरन है इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। ओके, इसके साथ मैं इस लेक्चर को इधर पे ख़त्म करता हूँ,
अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और मुझे अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।